तारानगर गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ा बाप, कमजोर माँ और उनकी जवान बेटी राधा। राधा बेटा, तूने खाना बना लिया? तेरा तो पूरा दिन खेत में मजदूरी करते ही बीत जाता है। हम बूढ़ों की वजह से तुझे भी सारा बोझ उठाना पड़ रहा है। बाबा, ऐसा मत कहो। आप और अम्मा मेरी दुनिया हो। मुझे बस यही चिंता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाइयों के लिए पैसे नहीं जुटा पाती, यही दुख है। सविता, रामलाल की पत्नी, जो एक कोने में बैठी थी। रामलाल, मुझे लगता है कि हमारी राधा को अब इस घर में बांध कर रखना ठीक नहीं। इसके अच्छे दिन कहीं और होंगे। शायद शादी करवा दें तो इसे आराम मिल जाए। अम्मा, क्या शादी से गरीबी मिट जाएगी? मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। बेटा, हमने तो जिंदगी भर अभाव ही देखे हैं। मुझे डर है कि कहीं तू भी हमारे जैसा ही न जिए। लेकिन हिम्मत रखना, शायद ऊपर वाला हमारी दुआ सुन ले। तू क्यों नहीं खा रही राधा? मुझे भूख नहीं है अम्मा, आप दोनों खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। उस रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, राधा आंगन में बैठकर चुपचाप आसमान के तारों को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या कोई चमत्कार उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी झोपड़ी में सिर्फ सपनों की रोशनी थी, जो रोज सुबह सूरज की तरह गायब हो जाती थी। राधा, तेरा ये बाप अभी भी तुझसे ज्यादा तेज काम कर सकता है। देख, कितनी जल्दी ये हिस्सा साफ कर दिया। बाबा, आप मुझसे तेज काम नहीं करते, बस जिद्दी हैं। कितनी बार कहा है आराम किया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अरे, आराम तो मौत के बाद ही होगा बेटा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। गरीब की जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। बाबा, ये सब सोचकर ही तो डर लगता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी? रामलाल ने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों झलक रहे थे। तू अकेली क्यों होगी? मैं तुझे ये दुनिया की सबसे बड़ी सीख देकर जाऊंगा। हिम्मत कभी मत हारना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तू हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना। इतने में रामलाल को अचानक चक्कर आ गया। रामलाल को पहले से ही एक जानलेवा बीमारी थी, लेकिन इस दर्द भरी जीवन में वो किसी को अपने उस बीमारी के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। बाबा, क्या हुआ? आंखें खोलो बाबा। बेटा, लगता है अब मेरा वक्त आ गया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको बिना देखे कैसे जीऊंगी? राधा, हर इंसान को एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन सुन, तेरे कंधों पर अब बड़ा बोझ है। मुझे वादा कर कि तू कभी झुकेगी नहीं। बाबा, मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब अकेले? तू मेरे जैसी नहीं है राधा। तू मुझसे ज्यादा मजबूत है। तेरे हाथों में हुनर है, तेरे अंदर आग है। खेत तेरे हैं, इन्हें छोड़ना मत। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू हार रही है, तो मेरे इन शब्दों को याद करना। रामलाल ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक आखिरी बार राधा का चेहरा देखा। उसकी आंखों में गर्व और आशीर्वाद था। मेरा बच्चा, तू हारना मत और अपनी माँ का ख्याल रखना। यह कहते हुए रामलाल इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले ली। राधा मानो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि इस दुख भरी जिंदगी में बस एक ही सहारा था, जो अब नहीं रहे। एक दिन सविता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। राधा डॉक्टर को बुलाती है। बहन जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आपकी कमजोरी बहुत बढ़ गई है। अच्छा खाना खाइए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। यह सुनते ही राधा की आंखें झुक गई। वो सोच रही थी, डॉक्टर को कैसे बताए कि हमारे पास अच्छा खाना तो दूर, रोज की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं।
डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे, बस आप माँ को ठीक कर दीजिए। बेटा, दवा भी तभी काम करेगी जब पेट में अच्छा खाना जाएगा। भूखे पेट दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। कोशिश करना, अपनी माँ का ख्याल रखना। अम्मा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको अच्छा खाना चाहिए। मैं कुछ भी करके आपको ठीक करूंगी। राधा, तू इतना मत सोच। मेरे लिए खुद को भूखा मत रख। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। नहीं अम्मा, बाबा ने मुझे हिम्मत न हारने की नसीहत दी थी। मैं उनकी बात नहीं भूल सकती। मैं कुछ न कुछ करूंगी। अगले दिन सुबह राधा अपने खेत में काम कर रही थी। खेत ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, उसके बाबा की आखिरी निशानी। तभी दूर से एक आवाज आई। ये उसके चाचा हरनाम की थी। हरनाम गांव में अपने लालच और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। अरे राधा बिटिया, इतनी मेहनत कर रही है। तेरे बाबा होते तो बहुत खुश होते। चाचा, आज इधर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? अरे बिटिया, मैं तेरे हालचाल लेने आया हूँ। तेरे बाबा के जाने के बाद से तुम दोनों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। राधा चुपचाप हरनाम की बातें सुनती रही। उसे पता था कि चाचा इतनी आसानी से उसकी चिंता करने नहीं आएंगे। देख बेटा, तू अकेली लड़की है। खेत संभालना आसान काम नहीं है। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बता देना। आखिर मैं तेरा चाचा हूँ। चाचा, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ। बाबा ने मुझे खेत की जिम्मेदारी दी थी। उसे मैं किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती। बेटा, मैं समझता हूँ, लेकिन सोच, अगर तुझे किसी अच्छे दाम पर यह खेत बेचने का मौका मिले तो तेरे और सविता भाभी के लिए जिंदगी आसान हो सकती है। तू पैसे से अपनी माँ का इलाज करवा सकती है और आराम से जी सकती है। राधा को चाचा की बात सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। चाचा, बाबा ने कहा था कि यह खेत हमारी जिंदगी है। इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। हमें गरीबी सहने की आदत है, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने की नहीं। हरनम ने देखा कि राधा इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। उसने अपने मन में सोचा कि उसे कुछ और चालें चलनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था, लेकिन याद रखना, अगर कभी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। 2 दिन बीत चुके थे। राधा और उसकी माँ सविता ने कुछ भी नहीं खाया था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। सविता की तबीयत और बिगड़ने लगी। राधा का दिल टूट रहा था, लेकिन वो मजबूरी में कुछ करने की सोच रही थी। आखिरकार राधा ने अपने चाचा हरनाम से मदद मांगने का फैसला किया। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अरे राधा बिटिया, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? चाचा, हम 2 दिन से भूखे हैं। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। हरनम ने राधा की हालत को देखा और अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसे लगा कि ये उसका मौका है। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहा? तुझे मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तू मेरी भतीजी है। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। चाचा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है? लेकिन तू भी मेरी एक बात सुन। यह खेत संभालना तेरे बस की बात नहीं है। तेरा और भाभी का जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तू यह खेत मुझे बेच दे तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। तेरी माँ का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा और तुझे आराम की जिंदगी मिलेगी। राधा ने ये सुनते ही सिर झुका लिया। उसे समझ में आ रहा था कि हरनम की मदद के पीछे उसकी असली इरादा क्या था। चाचा, बाबा ने कहा था कि यह खेत हमारा सपना है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। राधा अनाज और पैसे लेकर घर लौट आई, लेकिन उसके दिल में चाचा की बातों का बोझ था। वो समझ गई थी कि हरनाम ने मदद के नाम पर एक जाल बिछाया है। उसने माँ के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताया। सविता ने राधा को
गले लगाया और कहा, बेटा, हम भले भूखे मर जाएं, लेकिन तेरे बाबा का सपना कभी नहीं टूटेगा। ये खेत हमारी आत्मा है, इसे बचाने के लिए हमें जो करना पड़े वह करेंगे। हरनम की चालाकी राधा की मजबूरी को भांप चुकी थी। वो जानता था कि राधा अपनी माँ सविता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बार उसने एक और घिनौनी साजिश रची। उसने गांव के एक डॉक्टर से बात की और उसे पैसे देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। एक दिन जब सविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, हरनाम उनके घर पहुंचा। अरे राधा, मैंने सुना भाभी की तबीयत और खराब हो गई है। मैंने गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया है, वो देखेंगे कि क्या करना है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल होगा। राधा की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डॉक्टर की बात सुनकर घबरा गई। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करवाना जरूरी है तो हम करवा लेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूं? हरनाम, जो यही मौका चाहता था, तुरंत बोल पड़ा, बेटा, परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन एक बात सोच, अगर तू अपना खेत मुझे बेच दे तो मैं तुरंत पैसे दे सकता हूं। तू अपनी माँ की जान बचा सकती है और अपने लिए भी नई शुरुआत कर सकती है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो कमजोर हालत में खाट पर लेटी हुई थी। लेकिन बेचारी राधा क्या करती? राधा, खेत मत बेचना, यह तेरे बाबा का सपना है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तू इस खेत को बचा कर रखना। ठीक है चाचा, मैं खेत बेचने को तैयार हूँ, लेकिन माँ का इलाज फौरन शुरू होना चाहिए। उसने तुरंत कागजात तैयार करवाए और राधा से सस्ते दामों में खेत खरीद लिया। उसने डॉक्टर को पैसे देकर सारा नाटक पूरा करवा लिया। सस्ते दामों में जमीन का सौदा करने के बाद वह अपनी माँ सविता को लेकर अस्पताल पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अस्पताल में सविता को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उनकी जांच शुरू की। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने राधा को अपने केबिन में बुलाया। तुम्हारी मां को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। उनकी हालत सिर्फ कमजोरी की वजह से खराब हुई है। उन्हें बस अच्छा खाना और आराम चाहिए। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, लेकिन गांव के डॉक्टर ने कहा था कि माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है किसी ने तुम्हें गुमराह किया है। तुम्हारी मां को सिर्फ आराम और पोषण चाहिए। तो ये सब झूठ था। मेरे चाचा ने मेरे खेत के लिए ये सब किया। मुझे अफसोस है बेटी, पर तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। क्या हुआ राधा? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ आराम और अच्छा खाना चाहिए। राधा, सच बता, क्या हुआ? राधा ने सारी सच्चाई सविता को बता दी। कैसे हरनम ने डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया और खेत छीन लिया। राधा, मैंने तुझे कहा था कि खेत मत बेचना। तेरे बाबा का सपना तुझसे छीन लिया गया। अम्मा, मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं यह गलती सुधारूंगी। बाबा की जमीन को वापस लाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी। यह राधा के जीवन का सबसे कठिन वक्त था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिद और जुनून की आग थी। राधा घर लौटते ही अपनी माँ को रखकर वो सीधा हरनम के घर पहुंच गई। अरे राधा, तू यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? चाचा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने और उस गांव के डॉक्टर ने मिलकर मेरी माँ की झूठी बीमारी का नाटक रचा। तुमने मेरे खेत को छीनने के लिए यह साजिश की। क्या बकवास कर रही है लड़की? मैं तुझे नहीं जानता। कौन राधा और कैसा खेत? मैं किसी के साथ कोई सौदा नहीं करता। राधा उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। चाचा, झूठ मत बोलो।
मैंने अपने हाथों से खेत बेचने के कागजों पर दस्तखत किए थे। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बेटा, तेरे पास कोई सबूत है? किसके सामने ये आरोप लगाएगी? मैं तो कहता हूँ ये सब तेरी मनगढ़ंत कहानी है। चाचा, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। तूने मेरे बाबा के सपने को तोड़ा है, लेकिन याद रख, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। जा बेटा, जो करना है कर ले। इस दुनिया में ताकतवर की चलती है, कमजोर की नहीं। राधा ने उसके घर से लौटते हुए कसम खाई कि वो अपनी जमीन वापस लेगी और हरनाम की साजिश को सबके सामने बेनकाब करेगी। राधा घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। सविता पहले से ही कमजोर थी, लेकिन हरनम की साजिश सुनकर उनका दिल और टूट गया। राधा, मैंने तुझे कहा था कि उस पर भरोसा मत करना, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। हमें इसे अपना नसीब समझकर मान लेना चाहिए। अम्मा, यह नसीब नहीं है, यह धोखा है। बाबा ने कहा था कि मेहनत और ईमानदारी से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मैं हरनाम की साजिश को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। बेटा, हमारे पास न ताकत है न पैसे। हरनाम जैसे लोग ताकतवर होते हैं, उनसे लड़ना हमारी बस की बात नहीं है। इस समय हमें सब्र करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रख, वक्त खुद इंसाफ करेगा। अम्मा, अगर हम चुप रहे तो हर कोई हमें यूं ही कुचलता रहेगा। हरनाम जैसे लोगों को रोकने के लिए हमें आवाज उठानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना खेत वापस लेकर रहूंगी। यह बाबा के सपनों की बात है अम्मा। सविता ने बेटी की आंखों में वो आग देखी जो उन्हें रामलाल की याद दिला गई। उन्होंने राधा से कहा, अगर तुझे अपने बाबा की जमीन वापस लाने का इतना भरोसा है तो मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन बेटा सोच समझकर कदम उठाना। मैं तुझे हारते हुए नहीं देख सकती। अम्मा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बाबा ने मुझे सिखाया था कि जो सही है उसके लिए लड़ाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए। मैं बाबा के सपने को फिर से जिंदा करूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हरनाम की साजिश को बेनकाब करके रहूंगी। यह मेरी लड़ाई है और इसे जीतना मेरा कर्तव्य है। राधा ने एक दिन सोचा कि अगर उसे अपनी लड़ाई जीतनी है तो उसे श्रीधर से मदद लेनी होगी, क्योंकि श्रीधर एक ताकतवर, अमीर और सच्चा इंसान था। अगली सुबह वो अपने दिल में उम्मीद और साहस भरकर श्रीधर के घर पहुंची। नमस्ते श्रीधर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बेटी, क्या बात है? राधा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे हरनाम ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर खेत छीन लिया और उसकी माँ को झूठी बीमारी का बहाना बनाकर उसे ऑपरेशन करवाने के लिए उकसाया। श्रीधर ने ध्यान से राधा की बातों को सुना और उसकी स्थिति को समझा। बेटी, तुम्हारी बातों से साफ है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी हालत का फायदा उठाया है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपना हक वापस मिलकर रहेगा। ये सब देखते हुए श्रीधर का बेटा विजय, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया गया है। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। राधा को विजय का समर्थन मिलकर बहुत राहत महसूस हुई। वो सोच रही थी, एक अमीर और ताकतवर आदमी का बेटा जो गांव में हर किसी के बीच सम्मानित है, अगर उसके साथ हो तो हरनाम को कभी न कभी अपनी सजा मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद विजय जी, आप मेरे लिए बहुत मददगार साबित होंगे। राधा के चेहरे पर अब एक नई उम्मीद की चमक थी। उसे यकीन हो गया था कि अगर सही लोगों का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगले दिन विजय ने राधा को बुलाया और कहा, राधा, अब वक्त आ गया है कि हम उस डॉक्टर को सामने लाकर उसकी सच्चाई सबको दिखाएं। तुम्हारे खेत की सच्चाई और चाचा की साजिश को सबके सामने लाना जरूरी है। विजय ने सोचा
कि उन्हें उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसने राधा को ऑपरेशन करवाने का झूठा सुझाव दिया था। विजय और राधा डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर उन्हें देखा और चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर कहा, क्या बात है राधा बेटिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? डॉक्टर साहब, आप वही हैं जिन्होंने मेरी माँ से कहा था कि ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो उनकी जान चली जाएगी। हम दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपसे सुना था कि इलाज जरूरी है। क्या यह सच था? अरे बिटिया, वह तो मैंने सामान्य सलाह दी थी। किसी भी बीमारी के लकी जरूरत हो सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो ठीक है, उसे बस थोड़ा आराम और अच्छा खाना चाहिए था। तो क्या यह सब केवल पैसों के लिए किया था? आपने उन्हें धोखा दिया डॉक्टर साहब। राधा की मां को ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। आपको पैसे मिल गए तो आपने झूठी सलाह दी। डॉक्टर ने विजय की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर यह सच नहीं है तो हमें आपके पास आए इलाज की कागजात और मेडिकल रिकॉर्ड दिखाइए। अगर सब कुछ सही था तो क्यों आप हमें सच्चाई नहीं बता रहे? डॉक्टर की स्थिति बिगड़ने लगी। वो समझ गया कि अब उसे अपनी झूठी बातों को छिपाना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, यह सब झूठ का पर्दाफाश होगा। हम इसे गांव के सरपंच और बाकी लोगों के सामने ले जाएंगे। अगर आपने सच नहीं बताया तो हम आपको कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर करेंगे। डॉक्टर की हिम्मत टूट चुकी थी। उसने सिर झुका लिया और सच बोल पड़ा, ठीक है, मैंने उन्हें गलत सलाह दी थी। मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं करना चाहता था, लेकिन हरनाम ने मुझे पैसे दिए थे और मुझे मजबूर किया था। मैं उसकी मदद कर रहा था ताकि वह तुम्हारा खेत सस्ते में खरीद सके। देखा राधा, ये सारी साजिश अब सामने आ गई है। अब हरनाम और डॉक्टर चंद्र को अपनी करतूतों का फल भुगतना होगा। हम इसे गांव के सामने लाकर सबको बताने वाले हैं। राधा की आंखों में अब उम्मीद और हिम्मत थी। उसने विजय के साथ मिलकर पूरी सच्चाई को सबके सामने लाने का मन बना लिया। अब मैं अपने बाबा की जमीन वापस लाऊंगी और हरनाम को उसकी साजिशों के लिए सजा दिलवाऊंगी। अब राधा के पास न सिर्फ सच्चाई थी, बल्कि विजय का पूरा समर्थन भी था और वो पूरी तरह से हरनाम के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार थी। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग वहां जमा हो गए थे। गांव वासियों, यह वही आदमी है जिसने हमें धोखा दिया, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और मेरे बाबा की मेहनत से कमाई गई जमीन को सस्ते दामों में छीन लिया। विजय ने हरनाम की ओर इशारा करते हुए कहा, हरनाम ने उस डॉक्टर को पैसे दिए और सविता जी के ऑपरेशन का बहाना बनाया। सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। हरनाम पहले तो अपनी बातों को टालने की कोशिश करता रहा। देखो, ये सब झूठ है। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? मैंने तो मदद की थी और हर काम कानूनी तरीके से किया था। हम सभी जानते हैं कि हरनाम कितनी बार गलत काम करता है। ये वही आदमी है जो हमेशा अपनी मर्जी चलाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तूने हमारे गांव की ईमानदारी को शर्मसार किया है। तुझे अपनी करतूतों का खामियाजा भुगतना होगा। हरनाम के चेहरे पर शर्म और घबराहट साफ दिख रही थी। वो अब ये समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें अपनी सारी गलतियां स्वीकार करनी होंगी और जो खेत तुमने सस्ते दामों में खरीदा है वह राधा को वापस करना होगा। इसके अलावा गांव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। गांव के लोग और पंचायत के सदस्य पूरी तरह से राधा के पक्ष में खड़े थे। हरनाम ने हार मान ली और वो मजबूरी में राधा को खेत वापस करने को राजी हो गया। ठीक है, खेत वापस कर देता हूँ। अब खुश हो जाओ। अब मेरी माँ को आराम मिलेगा और हमें हमारा हक मिल गया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हमारे गांव की भी है।
राधा और विजय ने आपस में देखा और दोनों के चेहरे पर एक सुकून और जीत का मुस्कान थी। ये उनके संघर्ष की जीत थी और हरनाम की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। तुम यहाँ भी काम कर रही हो राधा? विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन तुम तो खुद ही इतनी मजबूत हो कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम तो हमेशा मजाक करते हो। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं विजय, तुम जाओ, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूं कि तुम अकेले बहुत कुछ कर सकती हो राधा, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को साझा करने से दिल हल्का हो जाता है। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, कभी कभी खुद के बारे में सोचो। तुम ठीक कहते हो विजय, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए और मैं अपने बाबा की जमीन को फिर से अपने हक में वापस ला सकूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुमने जो किया वह साहसिक था। मैं तुम्हारे साथ हूँ राधा, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम बहुत अच्छे हो विजय। अच्छे लोग तो अच्छे होते ही हैं राधा। तुम बहुत मेहनती हो और तुम जिस तरह से अपनी माँ और खेत के लिए लड़ाई लड़ रही हो वो बहुत प्रेरणादायक है। राधा, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुमसे बात करना अच्छा लगा विजय। मुझे भी। अच्छा, मैं चलता हूँ राधा, फिर मिलेंगे। विजय, तुम यहाँ? हाँ, बस तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन किया। क्या तुमने आज कुछ खाया? नहीं, आज तो कुछ खास नहीं था, जो था उसी से काम चला लिया। राधा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन तुम्हारी परेशानियां मुझे बहुत दुखी करती हैं। विजय, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? राधा, मैं देख सकता हूं कि तुम कितनी मेहनत करती हो, फिर भी तुम्हें कई बार चीजों की कमी महसूस होती है। तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, फिर भी तुम अपनी माँ और खेत के लिए लड़ती हो। तुम्हारी स्थिति ने मुझे बहुत कुछ महसूस कराया। राधा ने थोड़ी देर तक विजय की आंखों में देखा। वो महसूस कर रही थी कि विजय सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि उसकी परेशानियों और उसकी जिंदगी से भी जुड़ चुका था। राधा, तुम मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ। तुम जो करती हो वह मुझे बहुत प्रेरित करता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें कभी मेरे साथ की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। राधा, क्या तुम मेरी बातों को समझ पाई? राधा एक पल के लिए चुप हो गई। विजय की बातों में गहराई और सच्चाई थी। राधा को महसूस हुआ कि विजय ने उसकी मेहनत और संघर्ष को न केवल समझा, बल्कि उसे दिल से समर्थन भी किया। तुमसे मिलने के बाद मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। मुझे तुम पर विश्वास है विजय। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, हर लड़ाई को जीतेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों को स्वीकार किया और दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई। विजय का प्यार और समर्थन राधा के लिए एक नई ताकत बन चुका था और अब वो अकेले नहीं थी। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी साझेदारी में बदल चुका था।